रमेश खाती ये एक सीरियल रेपिस्ट है जिसने 22 साल के अंदर तीन मासूमों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और यहां तक कि इसका मकसद ये था कि मैं 3 बार तो पाप कर चुका हूं, खुद 2 बच्चों का बाप है और 2 बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे नहीं हैं। और तीन बच्चियों का रेप करने के बाद इसे लगा कि मैं अपना पाप धोना चाहता हूं, इसलिए संगम में डुबकी लगाने पहुंच जाता है। इसके पास कोई भी फोन नहीं होता, जिसके कारण पुलिस इस तक कैसे पहुंचती है ये भी अपने आप में एक केस स्टडी है जिसे आपको समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा कि 22 साल के अंदर तीन लड़कियों के साथ इसने रेप किया। आखिरी जो बच्ची थी वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और जानबूझकर उसने उस बच्ची को अपना शिकार बनाया। पहला शिकार कैसे बनाया इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि जब ये जेल से बाहर आता है, पहला रेप जब ये करता है, 10 साल सजा काटने के बाद बेताब हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है। फिर एक और मासूम के साथ ये रेप करता है, लेकिन कोर्ट जो निचली अदालत है इसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन जैसे ही मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में क्या दलील दी जाती है ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि जो आरोपी है इसके शिनाख्त परेड के दौरान उस बच्ची के साथ उसका बाप भी आया था और इसलिए बच्ची को मैनिपुलेट करना आसान हो गया था और इसलिए बच्ची ने दबाव में आकर इस आरोपी को पहचान लिया कि इस आरोपी ने ही उस बच्ची के साथ रेप किया है। जब हाई कोर्ट में दलील दी गई कि एक बच्ची अपने बाप के साथ शिनाख्त परेड में आई थी, इस वजह से उसकी जो फांसी की जो सजा थी उसे रद्द कर दिया जाता है। अब ये कुछ दिनों के बाद फिर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये फिर से एक बच्ची को अपना शिकार बनाता है। एक ऐसी केस स्टडी जिसमें आरोपी के पास ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है, एक अपने आप में बेहतरीन केस स्टडी है। जितने भी अपराधी सोचते हैं कि हम बच जाएंगे क्राइम कर कर, उनके लिए ये केस सुनना और समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोर्ट के अंदर कैसे एक जो रेप का जो आरोपी है वो बचकर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद फिर से वो कैसे रेप कर लेता है, क्योंकि उसे पहली बार जब उसने रेप किया उसे समझ में आ चुका था कि मैं कोर्ट में जाकर कुछ भी दलील दूंगा, बच्चियां कैसे साबित करेंगी कि उनके साथ इन्हीं अंकल ने उनका रेप किया। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर जो रमेश जो खाती है, हम उसकी पूरी कुंडली आज आपको बताएंगे कि किस किस तरीकों से वो पुलिस से बचते आया और जानबूझकर कोर्ट की आंखों में धूल झोंककर वो बार बार बाहर निकलता, फिर लड़कियों का रेप करता, दोबारा अंदर जाता, फिर दोबारा बाहर आता। ये क्या अंदर की कहानी है, चलिए तफसील से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो शख्स है इसी का नाम रमेश सिंह खाती है, जो एक सीरियल रेपिस्ट है और जो बड़े ही आराम से जेल से बाहर घूम रहा है। कोर्ट में इसको सज़ा नहीं मिली। अब इस पूरी वारदात को समझने के लिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ साल, कुछ डेट्स मैं आपको बताऊंगी, वो आपको ध्यान में रखना होगा। दरअसल सबसे पहले बात आती है 2003 की। 2003 में 5 साल की बच्ची का जब ये रेप करता है, जैसे शुरुआत में दीपक ने आपको बताया, तो इसे मिलती है सज़ा 10 साल की। ये 10 साल की सज़ा काटता है और फिर 2014 में बाहर निकलता है। 2014 में जब ये बाहर आता है निकलकर, तब फिर एक बच्ची के साथ रेप कर देता है। 8 साल की बच्ची थी जिसका ये शिकार करता है। और उस वक्त होता दरअसल ये है कि जो बच्ची है वो अपने पिता के साथ परेड में शामिल होती है, शुरुआत में आपको दीपक ने बताया। और फिर हाईकोर्ट में मामला जब जाता है तो हाईकोर्ट इसे फांसी की सज़ा थी वो रद्द करती है और इसे बरी कर देती है कि ये आरोपी नहीं है। और उसके पीछे हवाला दिया जाता है कि जो बच्ची है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है उसके पेरेंट्स के द्वारा इस आदमी को फंसाने के लिए, तो ये रेपिस्ट नहीं है। पुलिस जो कोर्ट है वो उसका पुराना डेटा भी नहीं देखती और इसके बाद तीसरी बार फिर ये रेप करता है। वो पूरी वारदात आपको बताएंगे, लेकिन आज इस केस स्टडी से आप समझेंगे कि कैसे कभी कभार होता है कि खाकी वर्दी वाले, पुलिस वाले अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छी करते हैं, सारे सबूत जुटाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर किस तरीके से कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर ये आरोपी बच जाते हैं। और ना सिर्फ बच जाते हैं बल्कि अपने इनके दामन पे जो दाग लगता है, जो इन्होंने किया है, जो कृत्य इन्होंने किया है, उसको बिल्कुल साफ भी ये लोग कर लेते हैं। क्योंकि इस पूरे केस से आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि कैसे ये आरोपी छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बच निकलते हैं और कैसे जेल में बाकी चीज़ों की वजह से ये अपने आप को बड़ी आसानी से बरी भी करा लेते हैं। देखिए, तारीख थी 1 फरवरी साल 2025, यानी इसी साल की बात है।
नरसिंहगढ़ यानी राजगढ़ का एक जगह है नरसिंहगढ़, वहाँ पर, ये पूरी बात मैं मध्य प्रदेश की कर रही हूँ, वहाँ पर एक 11 साल की बच्ची थी जो मूक और बधिर थी, यानी कि वो बोल नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। वो अपनी दादी बुआ के साथ रहती थी, झोपड़ी नुमा उसका घर था जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इसी घर के अंदर से इस बच्ची को किडनैप किया जाता है। किडनैप करने वाला कोई और नहीं, रमेश सिंह खाती होता है। अब होता दरअसल ये है कि जो बच्ची है वो ठीक से बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो अपनी दादी और बुआ के साथ रहती थी उस घर में, और दिन भर काम करने के बाद जब ये लोग घर पर लौटे तो रात में सब सो रहे थे खाना वगैरह खाकर। अब होता दरअसल ये है कि उसी इलाके से रमेश सिंह खाती, जो मानसिक एक तरीके से इसके अंदर ये चीज़ भरी हुई है कि इसे लड़कियों का यौन शोषण करना है, बच्चियों का रेप करना है, वो उस रास्ते से जब गुजरता है, और ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, जो आप ये घर देख रहे हैं, इसे देखिए कोई दरवाज़ा नहीं है, खुला हुआ है, और ये जो लोग हैं इनका कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं है कि कोई इनके घर के अंदर ना आ पाए। बड़ी ही आसानी से वो देखता है कि एक छोटी बच्ची इस जगह पर सो रही है, वो चुपचाप उसे उठाता है और निकल जाता है। अब उसको, इस बच्ची को ले जाना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि ये बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए शोर नहीं मचा पाई, ये कोई हलचल नहीं कर पाई, और जो बगल में इसकी दादी और बुआ लेटी थी उनको भी पता नहीं चला। अब रात में जब ये बच्ची को लेकर जाता है तो सीधे जंगल की ओर भागता है, जो खेत का पूरा इलाका होता है, सुनसान इलाका, वहाँ पर ले जाता है, और वहाँ इस बच्ची के साथ रेप करता है, इस छोटी सी बच्ची के साथ, जो पहले से ही बेचारी बोल नहीं पा रही है, वो एक तरीके से सुन नहीं पा रही है, लेकिन उसके साथ ऐसा कृत्य करता है। और उसके बाद जब बच्ची को खून निकलने लग जाता है, वो रोने लग जाती है, तब उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इतना सब हो जाने के बाद होता दरअसल ये है कि जब कुछ देर में जब उनकी आँख खुलती है दादी और बुआ की, वो देखती है कि बगल में बच्ची नहीं सो रही है। ऐसे में वो आस पड़ोस में ढूंढती हैं, जितने भी घर थे, जो भी और मकान थे, वहाँ पर जाकर पता लगाया जाता है, कहीं पर भी बच्ची नहीं मिलती। अब धीरे धीरे सवेरा हो जाता है, 6-7 बज जाते हैं, तो ऐसे में एक शख्स जो है पड़ोस का रहने वाला, वो बताता है कि हमने शायद आपकी बेटी को उस खेत के आसपास देखा है, वहाँ और भी लोग जमा हैं, जल्दी चलिए। अब इसके बाद परिवार वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बच्ची बस रो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदहवास दिख रही है वो छोटी सी बच्ची, और उसके चेहरे पर, बालों पर हर जगह मिट्टी लगी हुई है। ये देखते ही बस जैसे ही बुआ है उसे गले लगाती है, बच्ची तुरंत पानी मांगने का इशारा करती है, क्योंकि वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो इशारा करती है कि उसे पानी पीना है। इसके बाद उसे थोड़ा सा पानी दिया जाता है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाया जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है बच्ची को। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी चीज़ देखती है, जो क्राइम सीन था उसको देखती है। फिर बच्ची को जब एडमिट कराया जाता है अस्पताल के अंदर, हमीदिया शिशु रोग करके वो हॉस्पिटल का नाम था, वहाँ पर जब उसे एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर्स उसकी पहले हालत देखते हैं, और डॉक्टर्स जो बताते हैं, पहले आप वो सुनिए, फिर मैं बताऊंगी पुलिस ने कैसे इस केस को सॉल्व किया। डॉक्टर्स बताते हैं कि देखिए, जो बच्ची जब उनके पास आई थी तो उसको इंटरनल बहुत ज़्यादा इंजरी थी, यानी अंदर बहुत चोटें लगी हुई थी, यानी इससे तय हो रहा था किसी ने उसके साथ बहुत बेरहमी से रेप किया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये नहीं बोला था, माफ़ करिएगा, डॉक्टर्स ने ये बताया नहीं था कि रेप हुआ है, क्योंकि पहले जब उन्होंने लड़की की हालत देखी तो उन्हें लगता है कि उसके साथ किसी ने मारपीट की है। लेकिन जब टेस्ट कराए गए, सारी चीज़ें चेक कराई गई, तब पता लगा कि उस छोटी सी बच्ची के साथ, 11 साल की उस लड़की के साथ रेप किया गया है। और पुलिस को पता लगता है कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो डैमेज किया है। जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो उसमें ये चीज़ निकल कर आती है कि बहुत बुरी तरीके से उसको मारा पीटा भी गया है। इसके अलावा उसका जो ब्लड लॉस था, यानी कि जो खून है वो बहुत ज़्यादा बह गया, खून बहुत ज़्यादा बह गया। बच्ची छोटी थी, उसका जो वेट आप समझिए, उसकी जो हाइट थी वो भी बहुत कम थी, और इस वजह से वो ये सारी चीज़ें सह नहीं पाई। अब लगातार करीब 5 दिन की मशक्क़त, 1 और 2 तारीख के दरमियान ये रेप होता है, और 8 तारीख को जो बच्ची है वो दम तोड़ देती है। उसको यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर रखा जाता है, कोशिश की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इतनी ज़्यादा इंजरी थी, प्राइवेट पार्ट जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, वो दर्द से करा रही थी। सोचिए, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, वो क्या महसूस कर रही होगी, वो कैसे अपने दर्द को बयां कर रही होगी। उस बच्ची की जब मौत हो जाती है तब हर किसी में आक्रोश आता है, गुस्सा फैलता है, पुलिस पर भी दबाव बनता है। पुलिस के लिए उस आदमी को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। अब समझिए इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है। दरअसल जो आप ये जगह देख रहे हैं जहाँ से बच्ची को उठाया गया, इस जगह पर कोई भी ऐसा सीसीटीवी नहीं था, लेकिन जब इस एरिया से आगे बढ़ते हैं, उसके आसपास के इलाकों में देखते हैं, तो पुलिस को कई सीसीटीवी नज़र आते हैं। अब पुलिस को समझ में आता है कि इस गांव में आने का रास्ता, या इस घर तक के आने का रास्ता तो एक ही है, मेन रोड से। अब मेन रोड पे जो सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस को लगता है कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी फुटेज को देखना चाहिए। अब ऐसे में जो पुलिस है वो लगातार टीम बनाई जाती है, कई पुलिस वालों की टीम बनाई जाती है, और तो और आपको अगर मैं बताऊँ तो 400 घंटे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखती है। अब कैसे, तो देखिए,
46 लोकेशन यानी कि 46 जगहों पर छापेमारी की जाती है। उन जगहों को रेक्टिफाई किया जाता है, बताया जाता है कि ये मार्क है, उनको मार्क किया गया है 46 जगह, और हर जो पुलिस की टीम बनाई गई थी उन सबको भेजा जाता है एक-एक जगह और कहा जाता है कि इन सारे एरिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछताछ करो। इसके अलावा 136 सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो खंगाले जाते हैं। 1 से 2 फरवरी के बीच में कितने लोग उस गाँव में एंटर हुए हैं, कितने बाहर गए हैं, कौन कैसा दिख रहा था, कौन संदिग्ध है, कौन गांव से बाहर का है, हर एक चीज़ पुलिस पता लगाती है। तो ऐसे में पता लगता है कि एक शख्स जो है वो उस गांव का नहीं था जो सीसीटीवी में दिखाया जाता है। लोगों से पूछा भी जाता है तो पता लगता है कि उस शख्स ने ब्लैक और हल्के से नीले रंग के जो हैं उसके शूज़ हैं। ऐसा क्योंकि जब गांव वालों को फुटेज दिखाई जाती है बताते हैं कि सर ये हमारे गांव का आदमी नहीं है, ये रात में अगर यहाँ आते हुए दिख रहा है, इस रोड पर चल रहा है तो हो सकता है यही अंदर गया हो। अब पुलिस की नज़र में वो एक संदिग्ध था जिसके बारे में पता लग गया था। अब बारी थी उसको ढूंढने की, यानी रमेश खाती को ढूंढने की। तो ऐसे में पुलिस सबसे पहले उसकी डिटेल निकालती है, उसके बारे में पता लगाती है और अब डोर टू डोर जाके, यानी कि कम से कम पुलिस ने 79 आदमियों से, औरतों से, महिलाओं से सबसे पूछताछ की कि आपने क्या इस शख्स को देखा है, ये कहाँ रहता है, इसका घर आप जानते हैं। सोचिए, घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाकर पुलिस से पूछ रही है और तब जाकर पुलिस को पता लगता है उस आदमी के बारे में। पुलिस को पता लगता है कि जो शख्स है इसकी उम्र लगभग 41 या 42 के आसपास है और तो इसकी 2 बेटियां भी हैं जिसमें से एक की उम्र 19 साल है और इस पर आरोप लगे हैं कि ये अपनी बेटियों पर भी गंदी नज़र रखता है। यानी सोचिए कितना गंदा ये आदमी है, कितनी गंदी इसकी सोच है। इसके बाद जब पुलिस को ये चीज़ें पता लगती है, पुलिस के घर तक पहुंचती है, घर पर छानबीन होती है, घर पर पूछताछ होती है, तो पता लगता है कि जो ये शख्स है ये प्रयागराज गया। उस वक्त आपको याद होगा इसी साल फरवरी के महीने में कुंभ लगा हुआ था और तब ये कुंभ में नहाने गया था, अपने पाप धोने गया हुआ था। सोचिए इतना घिनौना काम इसने किया। उसके बाद बच्ची मर भी गई और ये गया है कुंभ में। अब जब पुलिस को डिटेल मिलती है कुंभ में जाने की तो पुलिस लगभग 9 जिले और 17 रेलवे स्टेशन पर पुलिस के सिपाहियों को तैनात किया जाता है और कहा जाता है कि ये तस्वीर है, कोई भी शख्स दिखे तुरंत पकड़ लो। और यहाँ तक कि लेकर जिस जगह पर ये घटना गई, राजगढ़ की जो घटना बताई जा रही है, वहाँ से लेकर MP के सीहोर और ऐसे कई सारे इलाके से लेकर सीधे यूपी के प्रयागराज तक पुलिस की टीम को तैनात किया जाता है। हर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाता है। 400 घंटे की CCTV फुटेज को पुलिस तफसील से देखती है, हर एक चीज़ की जाँच करती है और फिर पुलिस को उस फुटेज में ये दिखता है एक रेलवे स्टेशन पर कि एक आदमी जो है जिसने लाल रंग का शॉल ओढ़ा हुआ है, उसने नीले और ब्लैक रंग के शूज़ पहने हैं। पुलिस को याद आता है कि एक आदमी ने बताया था कि सर जिस आदमी जो आप देख रहे हैं, जो बाहर से एक आदमी आया हमारे गांव में, उसके शूज़ भी इसी रंग के थे। अब उसकी हरकत पर कैसे डाउट होता है तो पुलिस की टीम देखती है कि वो जो आदमी है वो एक औरत को छेड़ रहा है, उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से पुलिस को तय हो जाता है कि ये बंदा, ये जो आदमी है, ये इस रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। पुलिस चौकन्नी होती है और ताबड़तोड़ एक्शन के साथ सीधे प्रयागराज पहुँचते हैं। कुंभ में पुलिस टीम को तैनात किया जाता है, तस्वीरें दी जाती हैं और उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकलता है, रेलवे स्टेशन पहुँचकर जैसे ही ट्रेन में बैठता है, वैसे ही इससे जो पुलिस की टीम है वो साफ तौर पे अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट हो जाने के बाद इसे MP लाया जाता है। अब पुलिस में इससे पूछताछ की जाती है, तब पूरी कहानी पता लगती है कि कैसे कैसे इसने उस बच्ची को उठाया, उसके साथ रेप किया और ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसे इतना बुरा प्रताड़ित किया कि उस बच्ची की मौत भी हो गई। और तो और पुलिस को डिटेल पता लगती है कि इसने पहले 2003 में रेप किया, फिर 2014 में रेप किया, उसके बाद इसकी फांसी की सज़ा भी बंद हो गई, बरी भी कर दिया गया इसे। और अब सोचिए, आप एक बार ये सोचिए कि पॉक्सो एक्ट जब लगता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, 5 महीने के अंदर फैसला आ जाता है, सीधे फांसी होती है। बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ अगर इस तरह से कोई यौन शोषण या रेप करता है और सोचिए बच्ची मर गई तो पॉक्सो एक्ट में किस तरीके से सज़ा होती है। लेकिन यहाँ पर पॉक्सो लगने के बावजूद अब तक 5 महीने हो गए लेकिन इसको कोई सज़ा नहीं है। अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल ये जेल में है, जेल से बाहर नहीं आया। लेकिन आप सोचिए, हो सकता है जिस तरह से कोर्ट ने पहले मामला सुनाया हाई कोर्ट में, वो फिर से बोल दे कि अब तो बच्ची भी नहीं रही, शिनाख्त कौन करेगा, पेरेंट्स ने तो देखा ही नहीं था, बच्ची तो बोल भी नहीं सकती थी, तो ऐसे में कौन शिनाख्त करेगा कि यही वो आदमी है जिसने रेप किया। बावजूद इसके सारे सबूत हैं पुलिस के पास, पुलिस ने CCTV जमा कर रखी है। लेकिन अगर कोर्ट में इस तरीके से फिर से इस आरोपी को छोड़ दिया जाए तो सोचिए क्या आप कोई चौथी बच्ची इसका शिकार बनेगी। कितनी शर्मनाक
ये बात है। और इसी केस स्टडी के ज़रिए अब आप आगे समझिए कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे तमाम तरीके के केस हैं, वो आपको बताएंगे और आपको डेटा के ज़रिए समझाएंगे कि क्या व्यवस्था है हमारे। अगर एमपी की, सिर्फ हम एमपी की बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उससे आप आकलन करिएगा कि देश की जो व्यवस्था है, देश में ऐसे तमाम तरीके कितने केस होंगे, कितने ऐसे रेप के केस होंगे, बच्चों के साथ होंगे, जिसमें इस तरह से आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता होगा। देखिए, जो पूरा जो मामला आपने जो वनिता से समझा, उसमें खास तौर पर जो हाई कोर्ट में जो दलील दी गई कि देखिए जो बच्ची है वो अपने पिता के साथ आई थी। अब जो मुझे समझ से, जो मेरी समझ से परे है कि एक छोटी बच्ची कैसे पुलिस स्टेशन जाएगी। खुद घर से एक जो विक्टिम है, जो जिसके साथ रेप हुआ, वो किसी ना किसी के साथ तो जाएगी ही जाएगी। अपने माता पिता के साथ ज़्यादा जाएगी क्योंकि भरोसा अपने माँ बाप पे ज़्यादा है, बचपन से जिसे उसने देखा समझा, जिसे प्यार मिला। अब वो उसको छोड़कर कैसे पुलिस स्टेशन जाके शिनाख्त कर लेगी, खुद ही चल के जाएगी, खुद ही समझेगी। ये जो छोटी चीज़ें हैं, और माता पिता का साथ होना एक बच्चे के साथ एक अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला चीज़ होता है। वहाँ पे दलील देना कि हो सकता है मैनिपुलेट किया गया हो, ये चीज़ें थोड़ी सी वेग लगती हैं। और कहीं ना कहीं जब ऐसे आरोपी छूट के आते हैं तो बाहर जाके जो काम वो करते हैं वो छिपाए नहीं छिप सकता। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर जेल से छूटकर दोबारा रेप के 73 मामले आ चुके हैं अब तक। 73। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आदतन अपराधी, मतलब ये पहले भी 73 ऐसी लड़कियों के साथ ये रेप कर चुके होंगे, उसके बाद बाहर आके फिर से रेप करते हैं। अब मामला हो जाता है 146, लगभग 150 लड़कियों का रेप कर देना, वही 73 लड़कों ने। अब जब हम इसके बारे में और थोड़ी डिटेलिंग निकाल रहे थे तो हमें पता लगा ये 5 महीने पुराना डाटा है, अभी हाल का रिकॉर्ड तो है नहीं हमारे पास। एमपी की जेलों में लगभग 8000 रेप के आरोपी या तो दोषी हैं। अब क्योंकि हमारे देश में 1 जुलाई 2024 के बाद नई कानून व्यवस्था आ चुकी थी, इसलिए पुराने कानून के आईपीसी के मुताबिक लगभग जो 8000 जो दोषी हैं उसमें से 4604 दोषी हैं। आरोपी जो हैं जिन पर अभी तक सजा चल रही, या कहें उन पर कार्रवाई चल रही है, रोज उनको कोर्ट लाना ले जाना चलता है, तो जिन पर आरोपी हैं, जिन पर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, जिन्हें सजा नहीं मिली है, वो हैं 2739 मामले। इंग्लिश में 2749 ऐसे आरोपी हैं जो दोषी हैं, जिन्हें सजा मिल चुकी है वो है 4604। अब यहां पर जब से नई कानून व्यवस्था आई है, यानी बीएनएस, तो 1 जुलाई 2024 की बात है। अभी तक 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक जो एमपी के अंदर दोषी 0 है, मतलब नए कानून के तहत किसी को अभी तक सजा नहीं मिली है। लेकिन आरोपी हैं 1515, इंग्लिश में कहें तो 1515 आरोपी हैं जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने रेप किया है। कुल मिलाकर हो जाते हैं 8868 मामले, 8868 ऐसे आरोपी, ऐसे जो दोषी जिन पर रेप के जैसे घिनौने इल्जाम लगे हुए हैं। अब यहां पर जिसमें से 73 ऐसे मामले हैं जो छूट कर बाहर आते हैं, फिर से उन पर रेप का दोबारा इल्ज़ाम लग जाता है। मैं आपको कुछ छोटी मोटी जो केस स्टडीज़ आपको बता दूं कि किस किस तरीकों से जो रेप के आरोपी खासतौर पे एमपी में पकड़े जा रहे हैं। उसमें से जो पहला जो मामला जो हमारे सामने आया, हरदा में एक एमपी में एक इलाका है हरदा, वहाँ पर एक बच्ची, 5 साल की बच्ची को के साथ रेप किया गया। कैसे रेप किया गया? कुरकुरे जो चिप्स आता है, उस चिप्स के पैकेट का लालच देकर जंगल लेकर जाया जाता है, वहां पर उस 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, फिर वो भाग जाता है। पुलिस कैसे पकड़ती है? जानवरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि जानवर से कम है नहीं, और शैतान हैवान भी इस शब्द आपको बौने लगेंगे इन जैसे लड़कों के आगे, क्योंकि ये पिछले साल 4 सितंबर का पूरा वाकया है। और उसके बाद जो बच्ची है वो रोते हुए तो अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस ढूंढे तो ढूंढे कैसे? सुनील नाम है, नाम लेकर हम बता रहे हैं उस रेप के जो जिस पे आरोप लगा है। उसे पकड़ने के लिए भोपाल से, एमपी के भोपाल से थर्मल
इमेजिंग वाला ड्रोन मंगाया गया। आप सोचेंगे कि मैंने अंग्रेजी शब्द बोला, थर्मल इमेजिंग से कहने का मतलब जब भी अगर रात के समय आप इस ड्रोन को उड़ाएंगे तो जो भी गर्म जो चीज रहेगी धरती पर उसे आप हवा से ही पकड़ सकते हैं। मान लीजिए चूहा है, खरगोश है, जंगल में इधर-उधर कहीं भाग रहा है तो उसकी बॉडी हीट से आप पता लगा सकते हैं कि वो जंगल में कहां पर है और किस जगह पर है। अब क्योंकि ये जो आरोपी है रात भर पुलिस को छकाने के लिए जंगल में छिपा रहता था, इसलिए बाकायदा पुलिस ने ड्रोन लेके आए, लेकिन ड्रोन में भी थर्मल इमेजिंग वाली चीजें लेके आए, जिसके बदौलत ये जो सुनील है इसे पकड़ा जाता है, तब जाकर इसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अब तक जो इसकी जो चार्जशीट में जब इसके ऊपर चीज़ें दाखिल की गई तो पता लगा कि इस पर पहले भी रेप जैसी घिनौनी वारदात के इल्जाम लग चुके हैं। फिलहाल के लिए इस पर कार्रवाई चल रही है। अब मैं आपको दूसरा एक कहानी बताता हूँ जो है भोपाल से, जहां पर एक बच्ची को खंडर में ले जाया गया। फिर उसने देखा कि सामने से कोई महिला आ रही है तो उसे देखकर वो भागना शुरू कर देता है। ये पिछले साल 18 सितंबर का पूरा मामला है, जहां पर खंडर में एक जो पुराने क्वार्टर्स होते हैं ना, सरकारी क्वार्टर्स होते हैं, आवास होते हैं, उन्हें रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पर छोड़ दिया जाता है। तो वो खंडर बन चुका था वो क्वार्टर। उस क्वार्टर में उसे लगा कि कोई आएगा जाएगा नहीं, सामने जंगल है। वहां पर एक बच्ची को लेकर जाया जाता है ताकि उसके साथ रेप कर सकें। यहां पर किस बहाने से बुलाया गया? जो छोटी बच्ची थी उसे कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो जहां मैं बोलूंगा। छोटी बच्ची नादान, उसे क्या समझ, चॉकलेट के बहाने उसे खंडर क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ वहां पर पहले छेड़खानी की गई, रेप करने की कोशिश हो रही थी। तब तक वहां पर कुछ महिलाओं का ग्रुप आ रहा था, उसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। बच्ची चिल्लाना शुरू कर देती है, महिलाएं बचा लेती हैं। फिलहाल के लिए इस पर पॉक्सो का मामला दर्ज कर ये फिलहाल जेल में है, कोर्ट में इस पर मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये जो आरोपी था जेल से छूट कर आया था। जेल से छूट कर आने के बाद इस तरीके की बेताबी की उससे रहा ही नहीं गया। अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले इसने बच्ची ने राखी भी बांधी थी इस रेप के आरोपी को। तीसरी जो केस है यहाँ पर सतना का जो इलाका है, यहाँ पे अच्छे बर्ताव, जेल में उसका अच्छा बर्ताव था। और क्योंकि जेल में कहा जाता है कि अगर अच्छा बर्ताव होगा तो आपकी सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है। अच्छे बर्ताव के चलते जेल से उसे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और किस सजा के लिए वो जेल के अंदर बंद था? तो क्योंकि उसने 12 साल पहले भी एक लड़की के साथ रेप किया था और उसी के लिए वो सजा काट रहा था। वहां पर उसकी आदतन अच्छी लगी, इसलिए जेल प्रशासन को लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, सजा कम हो जानी चाहिए। तो लगभग जब उससे दोबारा बच्ची के साथ रेप किया तो उसे फिर से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अच्छे चाल चलन की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन फिलहाल के लिए जेल के अंदर बंद है। अब हमारा मकसद आपको इन 3 केस के जरिए क्या बताना है। दरअसल ये जो आरोपी होते हैं आदतन अपराधी होते हैं, समाज में इन्हें खुला छोड़ना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो सजा काट चुके हैं। जब एक कोई मासूम, और जिस तरीके से वर्णितन आपको जो केस स्टडी सुनाया जिसमें मूक बधिर, जिसे बच्ची को बोलना नहीं आ रहा, सुनना नहीं आ रहा, थोड़ी सी मेंटली परेशान भी है, ऐसी बच्चियों का शिकार करना ताकि वो बच्चियां कभी बता ही ना पाए कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, सारा दर्द वो अपने अंदर ही रख लें। और इसलिए जो ऐसे अपराधी हैं उनका एक पूरा कुंडली हर किसी के पास होना चाहिए। अगर रेपिस्ट बाहर जा रहा है जेल से, भले ही उसकी सजा कंप्लीट क्यों ना हो गई हो, तो उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। अब यहां पर जो कैदी रिहा होते हैं, दरअसल जब हम इसके बारे में पूछ रहे थे, कई एक्सपर्ट से हमने जानने की कोशिश की कि ऐसा भी दिमाग में कौन सा फितूर चलता है कि ये जो लड़के हैं ये जो बाहर आकर फिर से अपराध कर देते हैं। क्या इनको कानून का डर भय खत्म हो गया है, या अंदर ऐसी क्या चीजें चल रही हैं कि इनको खत्म ही नहीं हो रहा, वो चीज पश्चाताप ही खत्म नहीं हो पा रहा। तो दरअसल होता यूं है कि जब भी कोई रेपिस्ट बाहर जाता है उसका एक डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, और हर कुछ दिनों के बाद उस कैदी से, जो रेपिस्ट है, उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। स्क्रूटनाइज करना कि वो अगर अपराधी बाहर चला गया है तो कहीं वो दोबारा कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा। अब क्योंकि डाटा तो है हमारे देश में कि कौन सा अपराधी जेल से बाहर निकलकर कहां जा रहा है, कहां रह रहा है, लेकिन उसे मेंटेन करना कि अच्छा वो 2 साल पहले, 5 साल पहले निकल गया था, अभी वो कहां रह रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में जो उसे मेंटेन करने का जो तरीका है वो शायद कहीं ना कहीं हम उसमें नाकाम हो रहे हैं, और इसलिए इस जैसी वारदात बढ़ती हुई जा रही है। अब यहां पर
जब ये जो डाटा जो बनता है, इस डाटा को हर एक जिस भी थाने के करीब वो रहता है वहां पे शेयर करना चाहिए, ताकि पता लग सके कि जो अपराधी है इस पर नजर रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं करें कि 24 घंटे आप उस पर आंख गड़ा के खड़े रहें। हर 2-4 दिन में, 5-6 दिन में आप उससे मिल के आइए, उस जहां पे वो रह रहा है उसके आसपास लोगों से पूछिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब इसमें यह तर्क हो सकता है कि देखिए, एक अपराधी जो अपनी सजा काट चुका है, पुलिस अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो हम ये नहीं करें कि खाकी वर्दी में जाकर आप उससे पूछ लीजिए। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप एक अपराधी को, या जो अपराधी जो सजा काट चुके हैं उसके बारे में आप कुंडली खंगाल सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग होता है, कई बार सादी वर्दी में लोग जाकर पूछताछ करते हैं, और ऐसे हालचाल पूछने के लिए उससे खुद मिल के आइए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में जब मेंटेन नहीं होता है, डेटा तो बन जाता है, पुलिस निगरानी नहीं कर पाती है, तो इन सारी चीजों के बदौलत हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जहां पर अपराधियों को लगता है कि मैं तो जेल की दुनिया देख चुका हूं, मुझे अब जेल का भी डर है नहीं, क्योंकि फांसी तो मुझे मिलने से रही। और अगर मैं बाहर आकर चुपचाप, क्योंकि पहले मैंने जो क्राइम किया था उसमें मैं पकड़ा गया था, इस बार मैं ऐसा क्राइम करूंगा कि मैं पकड़ा ही ना जाऊं। जैसे वनिता ने आपको रमेश की जो कहानी बताई, उसने क्यों मुख, और जो बधिर वाली जो बच्ची थी जिससे जो थोड़ी सी बोल नहीं पाती, जो सुन नहीं पाती, उस लड़की को ही शिकार क्यों बनाया? क्योंकि उसे पता था कि बच्ची उसका नाम कहीं ले नहीं पाएगी, अगर अब नाम नहीं ले पाएगी तो कोई भी उसे सजा नहीं दे पाएगा। और इसलिए ऐसे अपराधियों पर पैनी नजर बनाकर रखना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये समाज के वो भक्षक हैं जो समाज के अंदर रहकर समाज को दीमक की तरह अंदर से ही खोखला करते हुए जा रहे हैं। तो हमारा मकसद था कि ऐसी केस स्टडीज आपके सामने लेकर आए, ताकि आप सब भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जहां सावधानी हटती है वहां दुर्घटना घटती है। और ऐसी जो अपराधियों को छोड़कर पुलिस को लगा कि हम तो इन पर नजर रख लेंगे, लेकिन पुलिस नजर रखना भूल जाती है। पुलिस की कार्रवाई अच्छी थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छा किया, लेकिन थोड़ी सी ध्यान हटा और वहां पर दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे तमाम केसेस हम आप तक लाते रहेंगे, जहां पर इस तरह की केस स्टडीज, जहां पर अपराधी अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करते रहे हों, लेकिन फिर भी पुलिस उन तक पहुंच जाती है। तो हमारी भी दरख्वास्त है कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी केस स्टडीज है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आप चाहते हैं हम आपके साथ साझा करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी कमेंट को पढ़ेंगे और ऐसी केस स्टडीज आप तक लाने की कोशिश भी करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, Monday to Friday 7:30 PM।